सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 31 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन स्कूल्स इज इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, जिसमें कहा गया कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट तक एक्सेस होना लड़कियों का फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि डिग्निटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ऐसे कंडीशन होनी चाहिए जहां कोई भी लड़की ह्यूमिलिएशन, स्टिग्मा और अननेसेसरी सफरिंग के बिना जी सके। तो बेंच के जस्टिसेस ने कहा कि स्कूल में प्रॉपर जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट फैसिलिटीज है उनका ना होने की वजह से लड़कियों का को या तो स्कूल मिस करना पड़ता है या फिर अनसेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, जो कि उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का वायलेशन है और एजुकेशन पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दिया कि हर स्कूल या गवर्नमेंट या प्राइवेट, अर्बन या रूरल, उसमें फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स होनी चाहिए, प्रेफरेबली वेंडिंग मशीन्स के थ्रू। और साथ ही स्कूल्स को जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो कॉर्नर्स बनाना होगा जहां पर स्पेयर इनरवेयर्स, यूनिफॉर्म्स और डिस्पोजल मटेरियल हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट्स किसी भी लड़की को डिग्निटी और एजुकेशन के बीच चूज करने पर जो है फोर्स नहीं कर सकता। और अलग से कोर्ट ने मेन इन मेंस्ट्रुएशन पर जोर देते हुए कहा कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज करने की बात कही है, ताकि मेंस्ट्रुएशन को लेकर हरासमेंट या इंट्रूसिव क्वेश्चनिंग ना हो सके। तो यहाँ पर बोला गया है कि inaccessibility of menstrual hygiene management undermines the dignity of girl child. A child's right to privacy and bodily autonomy is inseparably linked to dignity. The right to life under Article 21 encompasses the right to menstrual health. Denial of menstrual hygiene measures denies girls equal participation in equal school. Under Article 21, fundamental right to free education includes covering expense that hinders a child from completing elementary education, which should extend to providing free sanitary napkins. फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म फॉर यूरोपियन यूनियन डील टू बी इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर, सेज पीयूष गोयल। तो यहाँ पर फुल इंटरव्यू पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स टू बेनिफिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 2026 के कैलेंडर ईयर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों साइड्स में डील को फास्ट ट्रैक करने की जो स्ट्रांग विलिंगनेस दिख रही है। अप्रूवल्स को स्पीड देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन का आइडिया भी है, जिससे एग्रीमेंट को 24 यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा सके। और गोयल ने क्लियर किया कि ये डील बेसिकली यूएस टैरिफ के किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नहीं लिया गया है। नेगोशिएशंस 2021-2022 में स्टार्ट हो चुकी थी। और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, अब जैसे अपैरल, ज्वेलरी को बड़ा फायदा मिलेगा। और टोटल पोटेंशियल जिसका $35 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। और $33.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स पर जो है डे वन से ही जीरो ड्यूटी लगेगी। जो बांग्लादेश और वियतनाम को यूरोपियन यूनियन मार्केट में जो एज मिला था उन पे भी 0% ड्यूटी लगती थी, वही एडवांटेज अब इंडिया को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर के बारे में क्या बोलते हैं कि डील प्रैग्मेटिक है, सिर्फ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स कैप्चर किए गए हैं। सेंसिटिव एग्रीकल्चर इश्यूज को डिलिबरेटली अवॉइड किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी को, ताकि अपने जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर जो है म्यूचुअल ट्रस्ट और एकोमोडेशन के साथ कंसेंसस बना। और गोयल ने बेसिकली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को प्रीवियस गवर्नमेंट का एंटी नेशनल मूव बताया। और उन्होंने कहा कि ये जो चाइना सेंट्रिक आरसीपी इंडिया के एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को डिस्ट्रॉय कर देता। तो ओवरऑल मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं कि इंडिया सिर्फ डेवलप्ड और कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स के साथ नहीं। और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सब 27 यूनियन कंट्रीज का सपोर्ट है और फ्रांस इसे जल्दी ऑपरेशनलाइज करने के फेवर में है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूजीसी इक्विटी रूल्स फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 15 मैंडेट टू रेमेडी हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 एक गलत अजम्पशन पर बेस्ड हैं। इन रेगुलेशंस में माना गया कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज के खिलाफ होता है,
जो पिटिशनर के हिसाब से यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है। उनका कहना है कि इससे जनरल कैटेगरी के लोग स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन से बाहर रह जाते हैं, और ये रेगुलेशंस एक पिटीशन के बाद आए थे जो रोहित वेमुला और पायल ताड़वी की मदर्स ने फाइल किए थे। दोनों स्टूडेंट्स ने कैंपस में कास्ट बायस के बाद सुसाइड किया था, और पिटिशनर्स का कहना है कि जो क्लॉज 3C है इन रेगुलेशंस का, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन रेस्ट्रिक्टिव और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है। तो कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या ये डेफिनेशन सच में हायर एजुकेशन में फुली इक्विटी और इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव से लॉजिकली लिंक्ड है। साथ ही रेगुलेशंस बेसिकली आर्टिकल 15 से स्ट्रेंथ लेती हैं, जो स्टेट पर कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सब्सटैंटिव इक्विटी पर इक्वालिटी पर जोर दिया था, ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को करेक्ट किया जा सके। सब्सटैंटिव इक्विटी बेसिकली का मतलब होता है सिर्फ लॉ के सामने बराबर नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी इक्वालिटी को इंश्योर करना, यानी सबको सेम तरीके से ट्रीट करना जरूरी नहीं, बल्कि जो हिस्टोरिकली पीछे रह गए हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, ताकि आउटकम्स एक्चुअली इक्वल हो सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे नॉर्म्स मॉडिफाइड फॉर आईपीएस ऑफिसर्स टेकिंग अप आईजी पोस्ट एट सेंटर। तो यहाँ यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आईपीएस ऑफिसर्स के लिए सेंट्रल डेपुटेशन को कंपलसरी बना दिया है, और अब जो 2011 बैच ऑनवर्ड्स के आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल पर सेंटर में पोस्टिंग चाहिए, तो उन्हें पहले मिनिमम 2 साल की सेंट्रल डेपुटेशन एसपी या फिर डीआईजी इक्विवेलेंट रैंक पर कंप्लीट करनी होगी। तो डेटा के हिसाब से 23 दिसंबर 2025 तक सेंटर में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। एसपी लेवल की 104 वैकेंट पोस्ट आउट ऑफ 229। डीआईजी लेवल की बात करें तो 69 पोस्ट वैकेंट हैं आउट ऑफ 256 पोस्ट। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी कैन नॉट बी ऑफर्ड एज क्लिनिकल सर्विस फॉर ऑटिज्म सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है? स्टेम सेल्स बेसिकली ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो खुद को बेसिकली न्यू सेल्स में बदल सकते हैं, बॉडी के डैमेज या डिजीज पार्ट्स को रिपेयर करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो इसी आइडिया पर बेस्ड है स्टेम सेल थेरेपी। तो ये स्टेम सेल्स कहाँ पे मिलेंगे बॉडी में? ये बोन मैरो में मिल जाएंगे, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो ब्लड होता है उसमें मिलेगा, ह्यूमन एम्ब्रियो से मिल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कैंसर, स्पाइनल इंजरी, ब्लड डिसऑर्डर जैसे कुछ केसेस में रिसर्च लेवल या फिर लिमिटेड अप्रूवल में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक जजमेंट में कहा है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए स्टेम सेल थेरेपी को क्लिनिकल सर्विस के रूप में ऑफर नहीं किया जा सकता, जब तक वो अप्रूव्ड या मॉनिटर्ड क्लिनिकल ट्रायल या फिर रिसर्च सेटिंग का हिस्सा ना हो वो। और कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया कि उसने ऐसे क्लिनिक्स के खिलाफ इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया जो जिसकी वजह से जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए साइंटिफिकली अनप्रूवन ट्रीटमेंट पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो बेंच में जस्टिसेस ने कहा कि जो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्टेम सेल थेरेपी का थेरेपेटिक यूज जो है रीजनेबली स्टैंडर्ड ऑफ केयर पर फेल होता है, क्योंकि इसकी एफिकेसी और जो सेफ्टी पर अभी तक क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है, और डॉक्टर्स के पास पेशेंट को देने के लिए एडुकेट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो कोर्ट ने क्लियर किया कि पेरेंट्स या फिर गार्जियंस कंसेंट के नाम पर भी ऐसी थेरेपी डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि बिना प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के इन्फॉर्म्ड कंसेंट पॉसिबल ही नहीं है। और कंसेंट का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट के रिस्क, बेनिफिट, ऑल्टरनेटिव्स और कॉन्सिक्वेंसेस की पूरी जानकारी होना। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को स्टेम सेल रिसर्च के लिए एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का डायरेक्शन दिया। जजमेंट उन पिटीशन पर आया जिसमें कहा गया कि स्टेम सेल थेरेपी को गलत तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का क्योर बताया जा रहा है, जो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 का भी वायलेशन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एआई समिट इज अट्रैक्टिंग ग्लोबल इंटरेस्ट शेज वैष्णो। तो यहाँ पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये बेसिकली 16 to 20 फरवरी 2026 के बीच होगा। तो इस समिट का एम है कि इंडिया को ग्लोबल एआई इनोवेशन हब बनाना, जहां डेप्लॉयमेंट लेड साइंटिफिक स्पेसिफिक एआई सॉल्यूशंस प्रमोट किए जाएं। फिर जो नेक्स्ट है फार्मर्स बॉडी सेट टू कैंपेन अगेंस्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन डील। तो यहाँ पर फार्मर्स बॉडी संयुक्त किसान मोर्चा ने जो इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील हुई है उसको इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन का ब्लूप्रिंट बताते हुए इसके खिलाफ नेशन वाइड कैंपेन अनाउंस किया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के अकॉर्डिंग जो इंडिया ने कई सारे एग्री और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी है या ड्रास्टिकली कम कर दी है।
यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, मीट प्रोडक्ट, वाइन, बियर, फ्रूट्स। तो इससे प्रोसेस्ड फूड मार्केट ओपन हो जाएगा इंडिया का, जिससे सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ इंडिया के स्मॉल फार्मर्स और लोकल प्रोड्यूसर्स को पर पड़ेगा। तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन प्रेशर के आगे झुक के यूरोपियन यूनियन के जो स्ट्रिक्ट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स है उनको अलाउ किया। तो ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, बेसिकली सैनिटरी मतलब जो ह्यूमन और एनिमल की हेल्थ से रिलेटेड हो, और फाइटोसैनिटरी जो प्लांट्स, फ्रूट और क्रॉप्स की हेल्थ से रिलेटेड हो। तो कंट्रीज ये मेजर्स उन कंट्रीज पर लगाती हैं जो अनसेफ फूड, जहाँ की उनके कंट्रीज में अनसेफ फूड ना है, पेस्ट या डिजीज या इन्फेक्शन ना फैले। तो उनका कहना है कि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के आगे बेसिकली प्रेशर में इन स्टैंडर्ड्स को अलाउ किया जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करते हैं, और जबकि यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया के स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है फार्मर्स और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इसीलिए एक नेशन वाइड कैंपेन अनाउंस किया गया इनके द्वारा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाई टैप कवरेज अंडर जल जीवन स्कीम बट लोअर यूसेज रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बेसिकली फंक्शनैलिटी असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन सर्वे किया, जिसमें कि बताया गया लगभग 98% जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें टैप कनेक्शंस लग चुके हैं, लेकिन एक्चुअल जो यूसेज है और रिलायबिलिटी अभी भी चैलेंज बना हुआ है। तो सर्वे बेसिकली 2.37 लाख हाउस होल्ड्स पे किया गया। स्कीम का टारगेट है कि 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे पोर्टेबल वाटर देना। और वाटर क्वालिटी पर ज़्यादातर स्टेट्स में 85% से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट हुआ, और सिर्फ त्रिपुरा एक्सेप्शन रहा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यहाँ पे बोलते हैं सिर्फ 83% हाउस होल्ड्स को पिछले 7 दिनों में जो है टैप से पानी मिला। सिर्फ 80% को मिनिमम 55 लीटर पानी जो है पर पर्सन पर डे मिल पा रहा है। और वाटर क्वालिटी टेस्ट जैसे कि जो बैक्टीरियाज हैं, ई कोलाई, कॉलीफॉर्म और पीएच में सिर्फ 76% हाउस होल्ड्स जो है वो क्वालिफाई कर पाए। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 76% हाउस होल्ड्स इन जो है स्कीम का इंटेंडेड बेनिफिट ले पा रहे हैं। सर्वे सिर्फ उन हाउस होल्ड्स में हुआ जहां पे सर्टिफाइड विलेजेस में हुआ जहां गवर्नमेंट के हिसाब से सारे हाउस होल्ड्स कवर्ड हैं। और मिनिस्ट्री ने कहा कि मेथोडोलॉजी अलग होने की वजह से ये रिपोर्ट प्रीवियस सर्वे से डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, ग्रीन स्टील कैन शेप इंडियाज क्लाइमेट गोल्स ट्रैजेक्टरी। तो यहाँ पर COP30 की जो मीटिंग हुई बेलम ब्राजील में, उसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि इंडिया एक रिवाइज्ड और मोर एम्बिशियस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट करेगा। तो इसका मतलब है सिर्फ टारगेट्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि इकोनॉमी वाइड डीकार्बोनाइजेशन का क्लियर रोड मैप बनाना है, स्पेशली हार्ड टू अबेट सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पर कोर चैलेंज बोलते हैं स्टील सेक्टर का रहेगा। स्टील सेक्टर इंडिया की ग्रोथ का बैकबोन है। आज प्रोडक्शन बोलते हैं 125 मिलियन टन्स है, जो मिड सेंचुरी तक ये 400 मिलियन टन्स पहुंच सकता है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि स्टील सेक्टर इंडिया के जो लगभग 12% कार्बन एमिशंस का सोर्स है, और क्योंकि ये अभी भी जो है कोल पर डिपेंडेंट है पूरा सेक्टर। और अगर आज बोलते हैं कि हाई कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अभी भी होता रहेगा इसमें, तो फ्यूचर में ये जो कार्बन एमिशंस हैं ये लॉक इन हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, जो कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ग्लोबली ट्रांजिशन शुरू हो चुका है, और चाइना जो है वो स्क्रैप बेस्ड स्टील और ग्रीन हाइड्रोजन पर जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है लो कार्बन स्टील को पुश कर रहा है, और हाई एमिशन स्टील्स पर बेसिकली बॉर्डर टैक्स लगेंगे, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स में रिस्क आ सकता है। और अर्ली मूवर्स को बोलते हैं कि जो ग्रीन स्टील है उसको ग्लोबल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। तो इंडियन इंडस्ट्री के स्टेप्स बताए गए हैं कि इंडियन कंपनी जैसे कि टाटा स्टील है, उन्होंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रोजन इंजेक्शन पायलट्स, रिन्यूएबल्स को यूज करना, कार्बन कैप्चर, ये सब स्टार्ट किया। JSW स्टील और JSPL इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। सेल जो है ब्लास्ट फर्नेस मॉडर्नाइजेशन पे जा रहा है। पर ये बोलते हैं कि पायलट प्रोडक्ट से आगे फुल स्केल डिप्लॉयमेंट इन सब चीज़ का ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर ग्रीनिंग स्टील रोड मैप, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी 2 दिसंबर 2024, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जैसे स्टेप्स लिए हैं।
फिर भी जो कोल बेस्ड टेक्नोलॉजी से शिफ्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ग्रीन स्टील ट्रांजिशन के लिए चैलेंजेस सॉल्वेबल हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है, लिमिटेड रिन्यूएबल्स अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के लिए, इनफॉर्मल हमारा स्क्रैप मार्केट इनफॉर्मल है, और ट्रांजिशन फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, कार्बन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, और लो कॉस्ट जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और वर्क फोर्स की स्किलिंग है वो नहीं है। और तो इन्हें इन सब से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को क्लियर एमिशन टारगेट्स, इफेक्टिव कार्बन प्राइस रेजीम, और ग्रीन स्टील पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स जैसे कि रिन्यूएबल्स के लिए हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन, इन सब के डेवलप करना करना होगा ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो सके और इंडस्ट्री कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे 27th अमेंडमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक डायलेमा। तो यहाँ पर पाकिस्तान की लेजिस्लेचर ने 27th अमेंडमेंट किया नवंबर में, और जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का है उसका सेंट्रल रोल काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, फंडामेंटल राइट्स है, फेडरल प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं, उस पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अब एक नई बॉडी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को जो पनामा पेपर्स और मेमो गेट जैसे लैंडमार्क पॉलिटिकल केसेस जो डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी है उसे प्रैक्टिकली साइडलाइन कर दिया गया है। तो बोलते हैं ये जो फ्रेगमेंटेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बीच में, ये जो एडजुडिकेशन है उसको वीक बनाता है, और जो टॉप कोर्ट की एग्जीक्यूटिव को जो है बेसिकली एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के लिए और भी ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ है, जिसे जो है इंग्लिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने एक्सप्लेन किया था। जहाँ आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं होती वहाँ इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो यहाँ पर जो ये अमेंडमेंट बेसिकली इसी बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जुडिशियल अथॉरिटी एक ऐसी नई कोर्ट को दी जा रही है जहाँ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, यानी इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव्स का ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोलते हैं इस पे कंसर्न्स क्या है एफसीसी पर। स्पेशलाइज्ड कोर्ट बेसिकली अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडजुडिकेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट से अलग करना वो 18th अमेंडमेंट के बाद रिस्टोर किया गया जुडिशियल बैलेंस को अंडू करता है। और सबसे बड़ा बेसिकली एफसीसी का कंसर्न इसकी कॉम्पोजिशन और फंक्शनिंग पर है। एग्जीक्यूटिव का पोटेंशियल कंट्रोल है इसमें, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डाइल्यूट करता है। तो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इंडिया के लिए ये कंपैरिजन नहीं बल्कि एक कॉशनरी लेसन है। हिस्ट्री दिखाती है कि डेमोक्रेसीज अक्सर कूप से नहीं बल्कि फॉर्मली वैलिड लीगल चेंजेस के थ्रू वीक होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सिर्फ टेक्स से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट और पावर के जो चेक्स हैं उससे जिंदा रहती है। और पाकिस्तान की जो अमेंडमेंट है इसी ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड वार्निंग सिग्नल है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सर्वे हैज लेड आउट एन एम्बिशियस इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस प्लान। तो यहाँ पर बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो वी अनंत नागेश्वरन ने प्रेजेंट किया, एक बैलेंस्ड और नॉन सेंसेशनल एनालिसिस देता है। ग्लोबल इकोनॉमी बोलते हैं अनस्टेबल है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिवली स्टेबल दिखती है। और सर्वे का कोर मैसेज ये है कि करंट डेटा को रियलिस्टिकली एनालाइज करके फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी होंगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सर्वे ने मीडियम टर्म इकोनॉमिक और गवर्नेंस स्ट्रेटजी का फ्रेमवर्क दिया है, और एंटरप्रेन्योरल स्टेट का आइडिया दिया है जहां गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्क टेकिंग, एजाइल और एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली हो, ताकि गवर्नमेंट जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट किया जा सके। तो पॉलिसी मेकिंग को ऐसा बनाना होगा जहां फेल होने से डर ना लगे और जो सीखने के लिए इंडिया रेडी हो। तो सर्वे ये भी मानता है कि चैलेंजेस बड़े हैं। इसके मुताबिक 10 से 20% चांसेस है कि 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी बेसिकली 2008 से भी बड़ी क्राइसिस फेस कर सकता है। और बेस्ट केस सिनेरियो भी 2025 के कंपैरिजन में डिटोरिएशन को दिखाता है। और फिर भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सर्वे इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन को लार्जली पॉजिटिव बताता है। तो साथ ही जो एमर्जिंग रिस्क है उसको ओपनली एक्सेप्ट भी करता है। तो यहाँ पर बोलते हैं मैक्रो लेवल पर सर्वे कहता है कि रुपी का डिप्रिसिएशन इंडिया के वीक फंडामेंटल्स की वजह से नहीं बल्कि ग्लोबल कैपिटल के जो आर्टिफिशियल एडवांस्ड कंट्रीज और सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट होने से हुआ है।
और वीक रुपी जो है एक्सपोर्टर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इम्पोर्ट डिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत महंगा पड़ता है। और सर्वे एक कंफर्टेबल ट्रुथ भी रखता है कि इंडिया अभी किसी ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल नहीं है। तो इसलिए फोकस स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस से स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबिलिटी की तरफ होना चाहिए। मतलब रेजिलियंस मतलब खुद को शॉक से बचाने की कैपेसिटी ही सिर्फ नहीं होना, उस पर ओवर डिपेंडेंस नहीं होना, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी होने, यानी कि दुनिया के लिए इतना जरूरी बन जाना कि ग्लोबल जो कंपनीज हैं और कंट्रीज हैं इंडिया को बाईपास ना कर सकें इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि चाइना है मैन्युफैक्चरिंग में या ताइवान सेमीकंडक्टर्स में वैसे। और फिजिकल साइड पर सर्वे जो है सेंटर के फिजिकल डिसिप्लिन को अप्रिशिएट करता है, लेकिन स्टेट्स को फिजिकल पॉपुलिज्म और रेवेन्यू डेफिसिट के लिए वार्न करता है। तो साथ ही जो एथेनॉल प्रोडक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के रियल कॉस्ट, फॉडर शॉर्टेज और स्मार्टफोन एडिक्शन जो है जैसे नए कंसर्न्स को भी हाईलाइट करता है। तो ओवरऑल सर्वे एक रियलिस्टिक पॉलिसी रोड मैप प्रोवाइड करता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इक्विटी रूल्स में नीड मॉडिफिकेशंस बट दे आर एसेंशियल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रूल पर स्टे लगा दिया, उन्हें टू स्वीपिंग बताते हुए। तो ये रूल्स बेसिकली जनवरी में नोटिफाई हुए थे और इनका एम था कैंपसेस में, हायर एजुकेशन कैंपसेस में डिस्क्रिमिनेशन, खासकर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस करना था। तो ये स्टेप्स बोलते हैं कि सालों की एक्टिविज्म और लिटिगेशन और रोहित वेमुला जैसे ट्रैजिक केसेस के बाद आया, जिन्होंने नेशनल कॉन्शियंस को हिला दिया। तो कोर्ट ने पहले ही बेसिकली यूजीसी को ऐसे रूल्स बनाने का डायरेक्शन दिया था, क्योंकि 2012 का बेसिकली जो यूजीसी फ्रेमवर्क ज़्यादातर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने इग्नोर कर दिया था। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एक रियलिटी है और यूजीसी के डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में ऐसे कंप्लेंट्स डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। और नए रूल्स चाहे बेसिकली बोलते हैं 2012 फ्रेमवर्क के कुछ एस्पेक्ट्स में डायल्यूटेड लगते हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटीज, हेल्पलाइंस, स्क्वाड्स और टाइम बाउंड जो कंप्लेंट रिड्रेसल है उसको इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी बनाता है। तो नॉन कंप्लायंस पर बेसिकली यूजीसी एक्शन भी पॉसिबल है, जो एनफोर्समेंट को और भी स्ट्रांग करता है। तो बोलते हैं पर रूल्स को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के कुछ कैंपसेस में। तो दो मेन ऑब्जेक्शन है इनके। पहले की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ जो है एससी एसटी और ओबीसी के अगेंस्ट डिफाइन किया गया है, जिससे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड्स कम लगता है। सेकंड बोलते हैं फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ एक्शन का क्लियर जो है प्रोविजन नहीं है। तो कोर्ट्स के लिए चैलेंज ये है कि डिस्क्रिमिनेशन की जो हार्श रियलिटी है उसको डाइल्यूट किए बिना रूल्स को बैलेंस्ड और वर्केबल बनाया जाए, जैसे डेफिनेशन को ब्रॉडर करना या फिर सिर्फ जो मलेशियसली फॉल्स कंप्लेंट पर भी एक्शन का प्रोविजन रखना, इन टाइप की चीज़ों को लेके। फिर जो नेक्स्ट बोलते हैं एफपीआई आउटफ्लोज 5 मंथ हाई। तो यहाँ पे बोलते हैं जनवरी में बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगभग 35,962 करोड़ की इंडियन इक्विटीज की नेट सेलिंग की है, जो अगस्त के बाद सबसे ज़्यादा है। तो इसका मेन रीज़न बेसिकली इंडिया के कंपनीज की वीक अर्निंग आउटलुक और जो रुपी डिप्रिशिएशन बताया जा रहा है। और आगे भी बोलते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फ्लो जो है वॉलेटाइल रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं बेसिकली? ये वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सॉवरेन वेल्थ फंड। तो ये सारे इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। बट जो एफआईआईज का स्टेक है किसी भी कंपनी में 10% से कम होता है, अगर 10% से ज़्यादा होता है तो एफडीआई में कंसिडर किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिटी आउटपुट इज एस्टैब्लिश्ड वाया मार्केट नॉट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। तो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि जो क्वालिटी मार्केट प्लेस है और कंपटीशन है वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से इस्टेब्लिश नहीं होता, बल्कि क्वालिटी मार्केट प्लेस और कंपटीशन से इस्टेब्लिश होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो है कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में ज़रूरी हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड्स, उनके एनफोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने स्टेट्स को बेसिकली अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स और ग्रोथ के बीच बैलेंस रखने की सलाह दी है, क्योंकि पॉपुलिज्म शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स दे सकता है, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो उनके मुताबिक इंडिया पोस्ट कोविड 7% की ग्रोथ के साथ ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में ऑलरेडी एक्सेलरेशन फेज में है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने मीडियम टर्म जो ग्रोथ आउटलुक है इंडिया का वो 7% तक अपडेट किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमास शुड ज्वाइन पीएलओ, सब्सक्राइब इट टू इट्स मैंडेट, पैलेस्टीन मिनिस्टर। तो यहाँ पर पैलेस्टीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमास को पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहिए
और नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसमें कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करना भी शामिल है। तो उन्होंने कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक को अलग नहीं देखा जा सकता और सब पैलेस्टीनियन फैक्शंस को यूनाइट होना होगा। तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 72,000 लोग मारे गए, 1.72 लाख लोग इंजर्ड हुए और 85% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर इजरायली ब्लॉकेड की वजह से जो मेडिसिन और फूड सप्लाई है वो भी वहाँ पे रुकी थी। तो उन्होंने इंडिया से टू स्टेट सॉल्यूशन और जो गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में मदद की अपील की है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे श्रीलंका टू स्टिक टू आईएमएफ पाथ डिस्पाइट साइक्लोन ब्लो। तो यहाँ पर श्रीलंका ने बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने का फैसला लिया है डिस्पाइट साइक्लोन दितवा ने बेसिकली बड़ा नुकसान पहुंचाया है कंट्री में नवंबर 2025 में। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होता है आईएमएफ का? ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम लोन प्रोग्राम है जो उन कंट्रीज को दिया जाता है जो सीरियस और स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं, और जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। तो ये इसका एम होता है जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करना, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से निकलना, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करना। तो इससे पैसे बेसिकली इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। हर इंस्टॉलमेंट तब मिलती है जब कंट्री आईएमएफ के कंडीशंस और रिफॉर्म्स फॉलो करती है, जैसे कि फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना, टैक्स रिफॉर्म करना, एनर्जी प्राइस रिफॉर्म्स करना। बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ज़्यादा लोन होता है तो लोगों पे टैक्स ज़्यादा बढ़ते हैं, फ्यूल एनर्जी महंगी होती है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लेकिन कहा है कि जो फिजिकल डिसिप्लिन के साथ रिलीफ पॉसिबल है, और आईएमएफ ने $200 मिलियन इमरजेंसी फंडिंग भी अप्रूव की है।